पर्सनल होता है, बहुत सारी नॉलेज ऐसी है जो कि हम इनडायरेक्टली गेन करते हैं, तो ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि 3 दिन में होगा कि नहीं होगा। टू बी श्योर। तो अभी हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सा देते हैं कि किस टाइप का आ सकता है। और उसके बाद मैं माइक अभी बंद कर रहा हूँ और वीडियो मैंने जानबूझ के बंद करी है ताकि स्क्रीन शेयर में करूँ तो किसी का ब्लर ना आए, अटके ना, इसलिए कोई वीडियो ऑन नहीं कर पाएगा। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन रेज द हैंड्स। बस वो एट द टाइम उस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए जो डिस्कस हो रहा है। आर यू गेटिंग इट? हेलो? Yes, sir, Yes. got it. Okay. So let's start it. I'm sharing the screen. If it is visible, kindly inform me. My screen is visible? Yes. Yes, sir. Okay. So I am Manshotri and she is Amisha. She will speak after me. So I'm third year student, locality DU, LC2. So first of all, this is disclaimer. This meeting is not only for helping aspirants and shall not be taken otherwise. We do not represent any organization or authority. We are not representing anything, not college, not LAS. We are taking it like we are sharing our experiences और हम क्या आपकी हेल्प कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग है बस ये। Only work pattern is expected based on syllabus provided by the website and analysis of PYQ जो public domain में जो PYQ घूम रहा है उसके बेसिस पे और हमने जो लास्ट ईयर पेपर दिया था उसके बेसिस पे ही हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये कैसा हो सकता है। आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि इसका कट ऑफ क्या जाएगा, तो इसका कट ऑफ डिपेंड करता है पेपर किस लेवल का। तो we do not provide any exhaustive criteria regarding pattern of exam और कट ऑफ। अगर हम ये कह दें कि 10 क्वेश्चन इसमें आएंगे, 20 क्वेश्चन इसमें आएंगे, दैट इज इररिलेवेंट। बट हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ जैसे लीगल सर्विसेज एक्ट वाला जो है उससे मेजर क्वेश्चन ज्यादा केवल उससे ही आता है। और पिछली बार करंट अफेयर्स अच्छा खासा आया था जो लोग डेली न्यूज फॉलो कर रहे थे, जैसे यूक्रेन क्राइसिस के बारे में, उसके ऊपर भी 2 क्वेश्चन थे। और जैसे आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सो ये सिलेबस है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आप लोग प्रिपेयर करके आए होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए एंट्रेंस दिया था। बस इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें वो आपको थोड़ी बहुत पहले से बताऊंगी, जैसे आर्टिकल 17 हो गया। किसी को पता है आर्टिकल 17 कौन सा है? Untouchability. अनटचेबल, राइट। तो ये चीजें डायरेक्ट आती है, ये चीजें कई बार मैथ्स फॉलोइंग में आ जाएंगी, है ना? तो ऐसे आता है। ऐसी आर्टिकल 18 होता है, कौन सा होता है? Abolition of titles. राइट। तो ये कॉमन जनरल नॉलेज की क्वेश्चन है और ये सीधा अनटचेबिलिटी माइनॉरिटी राइट से रिलेटेड क्वेश्चन है। और इसमें एक स्पेशल आर्टिकल होता है 39A जो लीगल सर्विस प्रोवाइड करने के बारे में बात करता है। तो उसको भी आप ध्यान से देखिए। बाकी जितने भी कॉमन आर्टिकल है जैसे इलेक्शन से रिलेटेड हो गए, जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड हो गए, मेन आर्टिकल जो आपको लगता है इम्पोर्टेंट है, यू शुड गो थ्रू देम एटलीस्ट। हाँ जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट कुछ लोग शायद ज्वाइन नहीं कर पा रहे। ओके, लेट मी सी क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रहे। ये टेक ओवर, आई विल सी वेदर। आप आर्टिकल के बारे में बताइए अमीशा। अच्छा, मतलब ये बेसिकली बहुत सारे जैसे आर्टिकल्स हैं आपके 17, 14 जो मेन आर्टिकल्स आपको भी पता है, आप पीवाईक्यू में भी देखेंगे, उनसे रिलेटेड आपसे मतलब पूछ लिया जाता है। हिमांशु नेक्स्ट स्क्रीन। वो ज्वाइन नहीं कर पा रही है, तो ओपन मीटिंग है, ज्वाइन नहीं कर पा रहे होंगे वो। मैंने आप बोल दीजिए। सर मेरे ख्याल एक टाइम पे 100 से ज्यादा कर नहीं सकते, मे बी ये रीजन हो सकता है। तो इसका तो ये भैया इसीलिए नहीं हो रहा। अच्छा, आई शेयर द वीडियो ऑन YouTube, टेल देम ऑन ग्रुप। अमीशा कैन यू टेल प्लीज? ठीक। ओके, सो हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे थे। नॉर्मल जो आपके इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं
उससे रिलेटेड आता है। आजकल डिस्क्वालिफिकेशन का चल रहा है राहुल गांधी से रिलेटेड, तो डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आ सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आएगा या नहीं आएगा। जो चीज करंट में चलती है वो अगर एग्जामिनर जो पेपर सेट करता है उसके दिमाग में है तो वो सेट करेगा, नहीं तो वो कुछ और भी सेट कर सकता है। बस आप ये ध्यान रखिए कि डिटेल प्रोविजन ना पढ़ें क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है। एटलीस्ट यू शुड गो थ्रू मार्जिन जो बोर्ड में होता है ना आर्टिकल दिस, उसमें लिखा होता है हेडिंग में बोल्ड करके, उसके आगे उसका आर्टिकल होता है। एटलीस्ट मेन चीजों का आप सब पढ़ें, जैसे आर्टिकल 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसमें आप आर्टिकल 19 जरूर पढ़ें, पर हर आर्टिकल का सब कुछ नहीं पढ़ना। एटलीस्ट अगर आपको याद भी रखना है, जैसे सीधा अनटचेबिलिटी है, अब 17 से कुछ नहीं आता, डायरेक्ट आता है कि अनटचेबिलिटी किसमें या फिर सेक्शन 17 किससे रिलेटेड है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। आर यू गेटिंग इट? Yes. ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन से और बात करेंगे। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट है, इसके बारे में हमेशा कैन यू स्पीक अबाउट इट? Yes, actually, I have prepared a PPT on them. Okay, I will take it later. ठीक है, मैं ये वाला कंप्लीट करता हूँ, फिर PPT शेयर करता हूँ। जैसे मैंने ये आइडिया लगाया कि 14 है, 14 के ऊपर है, इक्वालिटी के ऊपर है, राइट टू इक्वालिटी, 15 है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, स्टेट का एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, 19.1 है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, तो ये है। 21 है लिबर्टी, क्या राइट टू प्राइवेसी एंड डिग्निटी वाला है। 21 पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, Right to right. हाँ। तो इसमें ये सब चीजें आर्टिकल 23 में शायद वो है। 23 में क्या है? Vegan or like human trafficking. हाँ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो PLB एज अ PLB वी डील विद ह्यूमन ट्रैफिकिंग आल्सो। अगर आपको ड्यूटी लगेगी तो आपको पुलिस स्टेशन ड्यूटी में रिपोर्ट करना होगा कि अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग या इससे रिलेटेड कोई केसेस हैं तो वो होंगे कि नहीं। ये मैं नहीं कह रहा कि आएगा, बट दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिलेटेड टू दिस एग्जाम। फिर 39 ए में जैसे मैंने बताया लीगल सर्विसेज, वो लीगल सर्विस प्रोवाइड करने के बारे में बोला गया। तो इस टाइप की चीजें। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में आप पढ़ेंगे, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। पिछले साल डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नहीं है। तो आप डेप्थ में मत जाइए, हर उसकी मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन या हर कमीशन की डेप्थ में ना जाते हुए मेजर पॉइंट्स अगर आप याद कर सकें, अगर आप रिव्यू कर सकें ना, दैट विल बी इनफ। क्योंकि अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं और आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होते हैं ना, तो यू विल रिमाइंड व्हाट यू रेड, आपको बार-बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? एनी क्वेश्चन एट नाउ? हेलो? Yes. आप PPT No, share sir, you कर can दो। carry on, sir. हाँ, I will share also PPT। तो ये है 39 में ये है लीगल सर्विस अथॉरिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, लीगल एड के बारे में, बायोसिक्वलाइजेशन ऑफ स्कीम्स, इसके थ्रू हमारा वो एक्ट बना था। Himanshu, Divya Singh has raised her hand. हाँ दिव्या बोलो। हेलो? हाँ जी बोलिए। सर जो आप ये पीपीटी वगैरह शेयर कर रहे हो, आप ये व्हाट्सएप ग्रुप में भी डालोगे? हाँ, I will share it on the group. Kindly ask regarding only the topics we are discussing. Later on we can discuss everything else. है ना? ओके सर, ओके, थैंक यू। तो आर्टिकल प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, ये सब थोड़ा सा आर्टिकल अच्छे से पढ़ के जाना है, जो पार्ट 3 में है, ये अच्छे से पढ़ लेना। बाकी लैंडमार्क मूवमेंट्स हैं वो तो आपको याद नहीं होंगे, सोनम भारती वाले, मैनुअल मींस गोलकनाथ वाले। इसके अलावा दिस ईयर आल्सो ईडब्ल्यूएस आया है, जिसमें ईडब्ल्यूएस को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है। किसी ने वो जजमेंट पढ़ी है या उसके बारे में अवेयर है? आर यू अवेयर अबाउट दैट? सर एंट्रेंस के टाइम में पढ़ी थी, बट हाँ, तो उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि वो किस आर्टिकल से रिलेटेड है। इसमें नया क्लॉज ऐड किया गया था 15 और 16 में,
आर्टिकल 15 ये और 16 में 103rd अमेंडमेंट है शायद। यस करेक्टली। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन से अमेंडमेंट में थ्रू हुआ है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्लॉज कौन सा ऐड किया है ना, ऐसे पूछा जाएगा, आपसे डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा। वो जजमेंट के बारे में इतना नहीं पूछेंगे, या तो जजमेंट का नाम पूछ लेंगे। वैसे तो इंदिरा साहनी है ना, क्या शवाना, इंदिरा साहनी वाली जजमेंट है ना वो, जो अभी आप बात कर रहे थे। नहीं No, that was not. इस साल जाएगी, इस साल जाएगी। हाँ बोलो अंशु। सर मैं बाद में पूछ लूंगी, अभी आप कंटिन्यू करो। कोई बात नहीं। पुट्टा स्वामी जजमेंट है आधार वाली प्राइवेसी के ऊपर, वो थोड़ा ये सा राइट प्राइवेसी है ना पुट्टा स्वामी। यस। तो एटलीस्ट जजमेंट का नाम वो किससे रिलेटेड है, ये सब थोड़ा सा देख लेना। और इस साल डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं, मैंने गलत लिख दिया शायद, वो पार्टी के ऊपर था। एंटी डिफेक्शन है ना। हाँ एंटी डिफेक्शन, मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। तो इसमें एंटी डिफेक्शन के ऊपर था कि वो डिफेक्ट कर सकते हैं एमएलए और कितने रेशियो में डिफेक्ट करेंगे कि पार्टी बनी रहे, उसके ऊपर था। तो जो करंट गवर्नमेंट कौन है सीएम महाराष्ट्र में अभी, एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे, वो जो लेके आए हैं शिवसेना को पकड़ के, उसके बारे में था ये। तो उसमें रेशियो पूछ लेंगे इस टाइप से, मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या पूछेगा, क्योंकि 4-5 टीचर होते हैं शायद वो डिसाइड करते हैं, तो उनके दिमाग के हिसाब से ही वो पेपर बनता है। वो डिपेंड करता है, सीधा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। और जो आप पुरानी जजमेंट सेक्शन भारती मिल्स गोलकनाथ, मेनका गांधी है, आर्बिट्री पावर के ऊपर है कि जो भी डिसीजन होना चाहिए वो नॉन आर्बिट्रीनेस के ऊपर होना चाहिए। इसके बारे में हमेशा कुछ याद हो तो बताओ। वही है कि आर्बिट्रीनेस जो वो आर्टिकल 14 का वायलेशन है। लो गोल्डन ट्रायंगल। हाँ गोल्डन ट्रायंगल सर ये रूल ऑफ लॉ के बारे में क्या? हाँ रूल ऑफ लॉ के बारे में, और ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है ना। तो इसमें बोला गया कि इट इंक्लूड्स द जो यूएस में चलता है क्या होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जस्ट फेयर एंड रीजनेबल। हाँ जस्ट फेयर और रीजनेबल होना चाहिए। तो वो ड्यू प्रोसेस हमारे यहाँ नहीं था पहले, हमारे यहाँ पहले था कि प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ था। जैसे कि एडीएम जबलपुर, किसी ने सुनाओ, एडीएम जबलपुर में बोला गया था कि शिवकांत शुक्ला, हाँ शिवकांत शुक्ला वाला, तो उसमें यही बोला गया कि अगर प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है तो कैसा भी प्रोसेस कैसा भी रूल है वो फिर चैलेंज किया जा सकता। वो इमरजेंसी के टाइम जेल में डाल दिया गया था, तो कुछ लोग तो उठ गए थे इसके रिगार्डिंग था। तो इसके बाद जब मेनका गांधी आया उसने बोला कि नहीं, ये जो वो है प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड है, वो नॉन आर्बिट्रीनेस का टेस्ट पास करना चाहिए, और वो रूल ऑफ लॉ को अपेंड करना चाहिए। नेचुरल जस्टिस के जो राइट हैं, राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी रिप्रेजेंट योरसेल्फ, रिप्रेजेंट का तो वो राइट नहीं है, मतलब एब्सोल्यूट राइट नहीं होता, बट वो ऑडियो पार्ट होता है कि सुनने की, मतलब आपको सुना जाए जब जाके आपका वो मतलब डिसीजन दिया जाए इस टाइप का। विशाखा गाइडलाइन से वो इसके बारे में 2014 की आई थिंक, है ना हमेशा। बेसिकली आप जो मतलब ये फेमस Sexual harassment at workplace. यस करेक्ट। This is Act of 2013. एक्ट ऑफ 2013। राजस्थान में इसका कोई एनजीओ करती तो उसके साथ वर्कप्लेस पे बुरा हो गया था, मतलब सेक्सुअल हरासमेंट हो गई थी, तो उसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस जारी की गई। इसके बाद मिसलेनियस जो आर्टिकल्स हैं, मैं जैसे आर्टिकल 368 है अमेंडमेंट का है, आपको पता है वो इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी है, स्टेट लगाने का, इमरजेंसी डिक्लेयर करने का है। फिर जो लिस्ट है, थ्री लिस्ट किसमें है? 7 शेड्यूल। 7 शेड्यूल है, आर्टिकल है कोई? बोलो
सर जो अदर एक्ट्स हैं 10 से 11 एक्ट्स दिए गए हैं उन्हें वो कैसे पूछेगा? उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन का तो हमारे पास एक ओवरव्यू है, हमें आइडिया है, बट अदर एक्ट्स हैं। वी आर आल्सो गोइंग ऑन दैट आल्सो। तो ये बेसिक है, 1 2 स्टेट के बारे में ये सब है। बाकी जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है तो इसमें फिक्स प्रोविजन होते हैं। मैं आपको जेजे एक्ट दिखा दूंगा। आपको ये जो 11-12 भी है ना वो सारे लाइन पढ़ने नहीं है। जो आर्टिकल आपके माइंड के हिसाब से आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो आप उसका नंबर याद कर लीजिए। जैसे इसमें है एडॉप्शन के ऊपर है, एडॉप्शन पूछेगा कि किस सेक्शन की क्लॉज में है, तो ये इम्पोर्टेंट है इस टाइप से। अब अबेंडन चाइल्ड का मीनिंग किस क्लॉज में है या फिर उसका मतलब क्या होता है वो आपको वो दे देगा इसमें। जैसे लिखा है चाइल्ड डेजर्टेड बाय हिज बायोलॉजिकल और अडॉप्टिव पेरेंट्स, जो डेजर्ट कर दिया गया है बायोलॉजिकल या अडॉप्टिव पेरेंट्स के थ्रू, तो इसमें ऑप्शन दे सकता है या फिर सीधा पूछेगा कि ये आर्टिकल 2 के किस क्लॉज में है। मेनली इन आर्टिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है ना वो डेफिनेशन क्लॉज होता है। जनरली वो होता है कौन सा सेक्शन होता है जनरली? डेफिनेशन क्लॉज किसमें होते हैं? सेकंड और थर्ड सेक्शन। हाँ, जनरली सेकंड और या थर्ड में। तो उसमें से जो मेन डेफिनेशन है ना, जैसे अथॉरिटी के बारे में नहीं पूछेगा। अब जैसे जेजे एक्ट है तो जेजे से रिलेटेड पूछेगा ना, जुवेनाइल से रिलेटेड पूछेगा जो माइनर है। तो उसमें आप ये गेस कर सकते हो कि अथॉरिटी से रिलेटेड क्यों पूछेगा। आप एडॉप्शन के बारे में पूछ सकते हो, जो स्पेशल चीजें हैं ना उन चीजों को याद रखो। जैसे कि बेगिंग मीन्स है तो ये इसमें ज्यादा डेफिनेशन नहीं पूछेगा। अगर आर्टिकल का क्लॉज लिया कि किस क्लॉज में ये पूछ लेगा। फिर बोर्ड है, बोर्ड से रिलेटेड मुझे नहीं लगता पूछेगा। ऐसे सेंट्रल अथॉरिटी मुझे नहीं लगता सेंट्रल अथॉरिटी से रिलेटेड कुछ ये नहीं पूछेगा कि किस क्लॉज में है, क्योंकि ये हाँ जी बोलिए। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, काइंडली मैसेज। हाँ जी, किसी का हैंड रेज है। चाबी रखिए, चाबी रखिए। ये कौन है? रफत खान, काइंडली म्यूट। हाँ, तो चाइल्ड का मीनिंग है जैसे क्लॉज 12 में इस चीज को देखिए। जो स्पेशली उस एक्ट से डील करते हुए रिलेटेड चीजें हैं ना उन चीजों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा और लाइन टू लाइन नजर डाल लो हर चीज पे, बट आपको हर चीज याद नहीं रखनी है। जो चीजें आपको इम्पोर्टेंट लग रही हैं तो उसको आप अलग से नोट करके एक डायरी या कॉपी पे लिख लो ताकि आप रिवाइज कर सको। जैसे अबेंडन चाइल्ड है, एडॉप्शन है, फिर बेगिंग है, ये ऐसे नोट करते रहो। और उसके बाद आप एक काम कर सकते हो, सीधा या तो आई रीडर पे जाओ, उस एक्ट के बारे में जानकारी पढ़ लो। उसमें ना इम्पोर्टेंट सेक्शन जो होते हैं ना वो पहले ही डिस्कस कर लिए जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा कवरेज ज्यादा कुछ होगा। जैसे मैं आपको खोल के दिखाता हूँ सीधा, एक सेकंड। विजिबल है स्क्रीन? यस सर। जैसे ये इम्पोर्टेंट सेक्शन हैं। हाँ जी, हेलो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे जो चीजें हमारे लिए नई हैं, जैसे जस्टिस जुवेनाइल हमने कभी नहीं पढ़ा, तो डेफिनेशन तो फिर भी चलो इजी है कि वो हम कर लेंगे, बट जो ये सेक्शन वाइज है ना, तो ये कैसे याद रहेंगे इतने सारे? हाँ, तो मैंने जो ये सेक्शन लिखे हैं ना 15(4) जो मैं शेयर करूंगा, इनको थोड़ा नजर डालना है। 15 है, 4 है, 27 है, 36 है, 42 है, 49 है, 54 है, 55 है। अब सब चीजों पे डिस्कशन फिर लंबी मीटिंग हो जाएगी, इसलिए वो ज्यादा प्रिपेयर भी नहीं किया। पर दूसरी बात, आप आर्टिकल कोई बढ़िया देखोगे ना उसमें सेक्शन मिलेंगे आपको। जैसे सेक्शन इसमें कोड के सेक्शन नहीं है, आपको सब हर एक में सब कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें मिलेंगे।
जैसे 15 की बात कर रहा है, अंडर 15 स्पेशल प्रोविजन हैज बीन मेड टू टैकल चाइल्ड ऑफेंडर कमिटिंग हीनियस ऑफेंसेस। ये हीनियस ऑफेंसेस की बात है, देख रहे हो। इसमें आप एक आर्टिकल लो उस एक्ट के बारे में, उसको रन थ्रू करोगे तो आपको इम्पोर्टेंट चीजें आर्टिकल वो जो सेक्शन है वो मिल जाएंगे। और पहले ट्राई करो कि डेफिनेशन पे ही ध्यान दो, क्योंकि वो डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि इस चीज की डेफिनेशन किस सब क्लॉज में है, ऐसा आया है कई बार। एक सेकंड, हाँ तो ये है इंटरनेशनल कन्वेंशन टू विच इंडिया इज सिग्नेटरी। अब सीधा पूछेगा कि वो किसका सिग्नेटरी है, इनमें से किसका नहीं है। तो इस टाइप की चीजें थोड़ी फैक्चुअल चीजें ना जीके में याद रखो इंटरनेशनल कन्वेंशन से रिलेटेड। जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, बेसिक कन्वेंशन है, तो इसमें पूछ लेगा कि इसमें सिग्नेटरी नहीं है, क्या इंडिया नॉन अलाइंड मूवमेंट का पार्टनर है, सिग्नेटरी है कि नहीं है। किसी को एनएम के बारे में पता है, नॉन अलाइंड मूवमेंट? यस सर। हाँ, तो वो फाउंडिंग मेंबर है इंडिया, राइट। तो इस मतलब जो आपको जीके में आपने तैयार किया ना, वही चीजें ज्यादा काम आएंगी। बाकी हर चीज आप देख नहीं सकते। इसमें इंटरनेशनल अफेयर्स देख लीजिए, यूएन से रिलेटेड, डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड, थोड़ा बहुत जितना भी कब फाउंड हुआ, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, किस ईयर में हुआ। एक्ट के बारे में भी यही देखिए कि वो कब किस ईयर में वो, या फिर डेट पूछ लेगा डायरेक्ट कि किस डेट को इनेक्ट किया गया या फिर किस डेट को इन्फोर्स में आया। ज्यादा डिटेल में बेयर एक्ट के अंदर मत जाइएगा। सर जो प्रेजेंट हेड है उनके बारे में भी पूछ सकते हैं क्या? प्रेजेंट हेड किस चीज के? जैसे ये अपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, मुझे नहीं लगता कि ये कम पूछा जाएगा, पर डायरेक्ट आपसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ सकते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इतना हेड के बारे में नहीं पूछेंगे। इंडिया से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं, एनएचआरसी का हेड कौन है, या फिर फाइनेंस कमेटी की मीटिंग को कौन हेड करता है, या फिर किसी भी मीटिंग को जो मेन मीटिंग होती है वो कौन हेड करता है, क्या पीएम हेड करता है या फिर उसका कोई वो होता है, चेयरमैन होता है। तो जैसे डायरेक्ट स्पेक्युलर क्वेश्चन है वो मेरे हिसाब से आ सकते हैं। सर ये जो पीडीएफ आपके पास है ये हमें मिल सकते हैं ग्रुप पे? हाँ जी, मिल जाएगी। और गवर्नमेंट स्कीम जो है ना आजकल जो चल रही है गवर्नमेंट स्कीम, उससे डायरेक्ट आ जाएगा कई बार। मैं ये नहीं कहूँगा कि आएगा ही आएगा, ये भी नहीं कहूँगा कि नहीं आएगा, बहुत प्रोबेबली आ सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट से रिलेटेड जैसे G20 हो गया, आजकल G20 की मीटिंग होस्ट कर रहा है इंडिया। तो G20 में कौन कौन मेंबर हैं उसका नाम देख लीजिए। G7 में कौन कौन मेंबर हैं। अब एग्जामिनर के माइंड में जो आएगा, जैसे G20 आ गया, G20 में तो कितने मेंबर होते हैं? 20। हाँ, ऑब्वियसली 20 होते हैं, तो 20 तो याद ही रहेंगे। वो 20 की जगह G7 पूछ लेगा। अब उसके माइंड में क्या आता है, क्या वो सेट करता है, उस पर डिपेंड करता है। हाँ बोलिए, किसने रेज किया? अच्छा, तो जो हाल फिलहाल की जितनी भी स्कीम्स हैं, मैं यही कहूँगा सारी पढ़ो, क्योंकि प्रधानमंत्री जन धन योजना है, ये तो बहुत पुरानी है, 2015 की है, पर इससे भी याद आएगा क्योंकि मैं लास्ट ईयर में याद है जल शक्ति मिशन आया था, उसका ईयर पूछा था, उसका ईयर था 2019। तो आयुष्मान भारत योजना के बारे में पूछ लेंगे। तो इन सब चीजों के मतलब आपको एक आइडिया मिल रहा है कि आप ऑर्गेनाइजेशन और ये स्कीम के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि किस ईयर में हुई थी, ये किससे रिलेटेड है। कई बार होता है कि ये स्कीम का नाम बिल्कुल आइडिया नहीं देता कि वो किस चीज से रिलेटेड है। और मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है, अभी कुछ अमेंडमेंट हुए हैं, एक सेरोगेसी एक्ट में कुछ आया है। हमेशा हेलो, हाँ जी, बोलिए कौन है? नहीं, नम्रता सिंह ने हैंड रेज किया। हाँ, बोलिए नम्रता। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से तो कुछ नहीं आएगा ना? ऐसे नहीं कह सकते, उससे तो आएगा ही, हमने डिस्कस किया है पहले भी। या फिर ऐसा
हम वो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि इससे आएगा ही नहीं। हम ये बता रहे हैं कि और किस किस चीज से रिलेटेड आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि इससे नहीं आएगा। मान लो यूएन से पूछ लिया, अभी जैसे यूनेस्को का मेंबर नहीं था यूएस से, और इसी साल यूनेस्को के मेंबर में दोबारा मेंबरशिप लिया यूएस ने, तो पूछ सकता है कि रिसेंटली कौन मेंबर ऐसा था जिसने बीच में चला गया था और अभी ज्वाइन कर लिया। वो यूनेस्को का और जो ये एयर एक्ट और ये एयर एक्ट, वाटर एक्ट, ये वाला थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ जी, वो भी डिस्कस करेंगे अभी आगे क्यों में। जैसे अमेंडमेंट्स हैं, मेजर अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट है, और ये 99 है, 105 है, और ये सारे अमेंडमेंट जितने भी आप पुराने जितने भी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है वो याद रखिए। लॉजिकल क्वेश्चन होंगे थोड़े से, मैच द फॉलोइंग आ सकते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि एटलीस्ट अनटचेबिलिटी किस में है या ऐसे करके। और लोक अदालत से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आएंगे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे अभी। ओके ओके। और इन एक्ट में सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि कौन क्या कर सकता है, मतलब कि कौन है चेयरमैन है, फिर उसके मेंबर कितने कमेटी के। कोई भी कमेटी अगर किसी एक्ट में है तो उसके मेंबर हैं, उसका टेन्योर क्या है, या फिर उसका क्या बोलते हैं पेट्रोन इन चीफ कौन है। जैसे हर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का नहीं, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का पेट्रोन इन चीफ होता है हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, और नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का कौन होता है? सीजीआई होता है। हाँ, तो इनकी मेंबरशिप और इनसे रिलेटेड जो पिक्यूलर चीजें हैं ना, जो फैक्चुअल चीजें हैं, वो बहुत ज्यादा चांसेस है आने के। बाकी आप ये सोचिए कि 10 एक्ट हैं, आपसे 10 में से कहीं से भी थोड़ी उठा के पूछ लेगा। जो सबसे मोस्ट कॉमन और बहुत लॉजिकल चीज है वही पूछेगा। डेट्स एंड इयर्स का ईयर पूछेगा, डेट पूछ लेगा कब इनेक्ट हुआ, राइट। हाँ, ये कौन है? रफत खान हेनरीज आपका। चलिए, एंटाइटलमेंट कितना है उनका, इस टाइप से रिलेटेड कोई अगर क्लॉज है उससे रिलेटेड पूछ लेगा, या फिर स्पेसिफिकली ये पूछ लेगा ये चीज किस चैप्टर में है। वो कोई बहुत चीज इम्पोर्टेंट है, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा, पर चैप्टर्स पूछता है डायरेक्ट। क्या? हेलो, हाँ जी बोलिए। मुझे ये पूछना था, वो जो सीनियर मेंटेनेंस एक्ट है उसकी गाइडलाइंस दी हुई है, अब हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि उसके कुछ प्रोविजंस सीआरपीसी में भी लाए होते हैं, तो लाइक वो मैं आगे करूंगी मैं इससे। अभी डिस्कस होगा, अभी खत्म नहीं हुआ है। तो जनरल हिस्ट्री से आ जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री से दिखे क्वेश्चन मुझे लास्ट ईयर कमीशन से रिलेटेड। जैसे मैंने बताया था कि कौन सा कमीशन कब एस्टेब्लिश हुआ, एनएचआरसी कब एस्टेब्लिश हुआ, या फिर इंडिया किस किस इंटरनेशनल कन्वेंशन का सिग्नेटरी है। तो ये चीजें हैं। ईयर याद रखो, किस बेसिस पे वो एस्टेब्लिश हुए थे वो याद रखो। फिर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर के बारे में, सीएजी के बारे में जो आर्टिकल्स है ना, सीएजी के बारे में जो आर्टिकल है, किस आर्टिकल में, वो सीधा याद कर लो अगर याद हो सकता है तो। बाकी आपको आइडिया हो जाएगा, तो आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन क्लॉज इम्पोर्टेंट है। साइंटिफिक टर्म्स जैसे वो गार्बेज वाला एक्ट है ना, उसमें कुछ साइंटिफिक टर्म्स मैं वो दिखाऊंगा, वो थोड़े से याद कर लेना। मे बी आए, मे भी नहीं आए, कोई ज्यादा वो नहीं पड़ता। अब G20 G7 है, सार्क में कौन मेंबर हैं, इस टाइप का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ऐसे MBA तो आप करो ना। हाँ अमीशा, यू कैरी ऑन, मैं एंड कर रहा हूँ यहाँ से। ओके। अभी भी ये दिखा रहा है, यू आर नॉट अलाउड टू शेयर। यू आर नॉट अलाउड टू शेयर। एक सेकंड, अब करना, अब करो, हो जाएगा। नहीं, अभी भी वही दिखा रहा है। नहीं यार, अब तो मैंने ऑन कर दिया इसको, मैं दोबारा चलो अब कर दिया। अभी हो रहा है? हाँ, अब हो रहा है। हाँ जी।
आपको सब चीज नहीं पढ़नी है, आप खुद का लॉजिक लगाओ, थोड़ा स्मार्ट वर्क चाहिए होता है इसमें। हम भी ये नहीं बता सकते कि कौन क्या आएगा और हमारे पास इन्फॉर्मेशन किसी को दी है, पर हम आपको लॉजिकल चीजें बता रहे हैं कि सीधा सीधा डेफिनेशन क्लॉज से आ जाता है, सेक्शंस आ जाते हैं, ये सब चीजों की ध्यान विजिबल हो रही है? नहीं हमेशा नहीं होगी, उसको सिलेक्ट करके शेयर करो जब होगी। हाँ एक तब तक कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। सर ये कर सकते हैं जैसे किसी चीज पे ज्यादा फोकस करें और आप ज्यादा फोकस करिए लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, जो लीगल सर्विस एक्ट है ना उस पे फोकस करिए, कॉन्स्टिट्यूशन पे फोकस करिए, करंट इवेंट पे फोकस करिए, और बाकी जो एक्ट आपको हाँ आ रहा है तो मेनली कम से कम लीगल सर्विस अथॉरिटी वाला ठीक से कर लीजिए, उसमें इतने मेंबर होते हैं, क्या होते हैं। ओके सो एवरीवन, हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमीशा है। सबको स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके, तो आज मैं आपके सामने पीएलबी एग्जाम में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो स्ट्रैटेजी है वो मैं आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत सारे एक्ट से हम डील करेंगे। तो पहला जो एक्ट से हम देखेंगे कि उसमें क्या इम्पोर्टेंट है वह है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ये थोड़ा देख लीजिएगा। अब एक्चुअली जितने भी एक्ट्स देखेंगे ना उसमें सबसे पहले आप चीज देखेंगे कि वो इनैक्ट कब, सिर्फ ईयर नहीं, उसका पूरा डेट, वो सब आपको देखना जरूरी है। या मतलब प्रेसिडेंट ने कब उसे असेंट दिया, उसमें अगर कोई अमेंडमेंट है तो कौन से साल में वो अमेंडमेंट हुआ। तो लीगल सर्विस अथॉरिटी में आप देखेंगे कि मतलब जैसे नेशनल और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। जैसे अभी मतलब हिमांशु ने बताया कि उसका एक पैटर्न इन चीफ होगा जो कि मतलब नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का होगा सीजीआई ऑफ इंडिया, और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का होगा उस स्टेट का चीफ जस्टिस, स्टेट के हाई कोर्ट मतलब स्टेट हाई कोर्ट का जो है चीफ जस्टिस होगा। उसके अलावा आप मतलब देख सकते हैं क्या क्या क्राइटेरिया है लीगल सर्विस प्रोवाइड करने का, क्योंकि लोग मतलब लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है वो कुछ क्राइटेरिया देती है, जैसे कि वुमेन एंड चाइल्ड को मिलता है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को मिलता है, एक इकोनॉमिकल सेक्शन वीकर इकोनॉमिकल सेक्शन वालों को भी मिलता है। तो अगर आप उस क्राइटेरिया में आते हैं तभी वो लीगल सर्विस आपको मिलेगी। तो आपको क्राइटेरिया याद करना पड़ेगा, मतलब एक बार देखना पड़ेगा। फिर आप लोक अदालत है वो भी इम्पोर्टेंट है, तो आपको मतलब देखना पड़ेगा कौन सा प्रोविजन, आप इन सब में आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा मतलब इस एक्ट में कौन सा प्रोविजन है जो इसके बारे में बात करता है, और उस प्रोविजन में क्या है मोटी मोटी जो बातें हैं वो आपको ऊपर से एक बार देख लेना है। तो लोक अदालत जो है वो मतलब कौन सी प्रोविजन के अंदर आता है, वो किस तरह के केसेस से डील करता है, उसका जो अवार्ड है लोक अदालत का वो किस तरह से मतलब किस तरह का है, मतलब जैसे कि वो एक उसकी जो अवार्ड है वो इज डीम्ड इक्वल टू डिग्री ऑफ सिविल कोड। फिर आपको परमानेंट लोक अदालत के बारे में जानना है कि कौन सा प्रोविजन जो है परमानेंट लोक अदालत की बात करता है वो कैसा है, उसमें सबको देखना है। फिर इसके बाद लीगल सर्विस अथॉरिटी में जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लीगल सर्विसेज कमिटीज हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसका कौन हेड है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। और ये जो है लीगल सर्विस अथॉरिटी वाली बिल्कुल ही छोड़ के मत जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आप कोई भी एक्ट पढ़ेंगे तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ अगर रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, जैसे लीगल सर्विस अथॉरिटी के कुछ आर्टिकल हैं, जैसे लाइक 39A, आप बता सकते हैं 39A मतलब क्या कहता है? हेलो, ओके। तो और भी सुप्रीम कोर्ट्स के ना बहुत सारी जजमेंट्स हैं, तो आप वो पढ़ सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और भी बहुत सारे जजमेंट्स हैं जो बात करती है कि मतलब पुअर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है उन्हें फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना चाहिए। और भी बहुत सारे सेक्शन है, सेक्शन मतलब सॉरी आर्टिकल 20, 21 आप ये सब पढ़ सकते हैं, मतलब को पढ़ना ही चाहिए, वो आ सकते हैं। फिर इसके बाद है दूसरा एक्ट हम डील करेंगे, वो है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स इन सीनियर सिटीजंस एक्ट 2007। तो इस एक्ट में भी हम मेनली मतलब इसके कोई भी एक्ट आए तो अब उसको देखना है कि वो कब कमेंस हुआ, आपको उसका पूरा मतलब डेट याद होना चाहिए। तो इस एक्ट में मतलब कोई भी आप एक्ट पढ़ोगे तो उसमें जो सेकंड सेक्शन जो आप लोगों ने कहा कि उसमें डेफिनेशंस होती हैं, तो इस एक्ट में जो मेनली डेफिनेशन है सीनियर सिटीजन क्या है, तो आप वो देखेंगे इसका सेक्शन 2 में सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन है।
जो कि मतलब है कि 60 इयर्स के बाद जो भी है तो वो सीनियर सिटीजन होगा, तो आप वो एक बार देख लीजिएगा, और कोई भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो तो आप वो एक बार देख लीजिएगा। फिर इस एक्ट में आपको मेनली देखना चाहिए कि इस एक्ट में मेंटेनेंस कौन कौन अप्लाई कर सकता है, फिर अगेंस्ट किसके अगेंस्ट, मतलब कौन आपको मेंटेनेंस दे सकता है। जैसे आपके अपने मतलब सीनियर सिटीजन के जो अपने बच्चे हैं वो दे सकते हैं, अगर उसके बच्चे नहीं है तो उसके वो रिलेटिव्स देंगे जो उसके मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहे हैं। फिर इसके बाद है आपका और भी बहुत सारे सेक्शंस हैं, जैसे सीआरपीसी में सेक्शन 125 है, तो कोई बता सकता है सेक्शन 125 किस बारे में बात करता है? ऑफ मेंटेनेंस है ये, जैसे मुस्लिम लॉ में है उसमें भी मेंटेनेंस है लेडी को। ओके, तो ये सेक्शन 125 जो है वो सिर्फ मतलब वाइफ और चिल्ड्रंस को नहीं देता मेंटेनेंस, वो पेरेंट्स भी इसमें इसके अंडर जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। तो आप सेक्शन 125 एक बार ऊपर से देख लीजिएगा। तो मेनली इस मतलब एक्ट में यही चीजें आपको देखनी है। मतलब एक्चुअली एक्ट छोटा सा ही है, वैसे आप डेफिनेशंस देख लीजिएगा, इसके अंदर मेंटेनेंस कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसका प्रोसीजर एक बार देख लीजिएगा, किसके अगेंस्ट कर सकते हैं, और सेक्शन 125 देख लीजिएगा। फिर है आपका दूसरा एक्ट आता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसमें भी आपको कमेंट्स कब हुआ, कब इनएक्ट हुआ, ये आपको देखना है। और इसके बाद आप जितने भी मतलब इन्वायरमेंट एक्ट देखेगा, एयर एक्ट या फिर कुछ भी एक्ट देखेगा, तो कुछ कुछ ना कन्वेंशंस पे बेस्ड होते हैं। जैसे ये कन्वेंशन जो है, मतलब इसका जो ये बना क्यों, इंडिया ने इसे बनाया क्यों, ये ना यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस हुआ था ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो स्टॉकहोम में हुआ 1972 में। तो उसमें मतलब इंडिया पार्ट बना था, उसी के बाद उसने ये मतलब इंडिया ने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को बनाया। तो कोई भी इन्वायरमेंट एक्ट देखिएगा, एयर एक्ट देखिएगा, वाटर एक्ट देखिएगा, तो उसमें आप उसकी कौन कौन सी एजेंसीज हैं तो मतलब वो देख लीजिएगा, और कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। जैसे एक जल शक्ति अभियान भी चला था, जो मतलब हिमांशु ने बात की है, और वैसे ही बहुत सारी स्कीम्स आप नेट पे सर्च मारिएगा, यूपीएससी वालों, मतलब कितनी सारी स्कीम्स निकलती हैं आपको। एयरवे डायरेक्ट पूछेगा कि एमिशन किस क्लॉज में डिफाइंड है, डेफिनेशन के जैसे जे में डिफाइंड है तो एमिशन की डेफिनेशन पूछ लेगा। फिर ऑटोमोबाइल किसमें डिफाइंड है, तो ऑटोमोबाइल में कुछ डेफिनेशन दे देगा, वो बोलेगा कि ये सही है कि नहीं है। एयर पॉल्यूटेंट की डेफिनेशन दे सकता है इसमें, इस हिसाब से मतलब जो फैक्चुअल और लॉजिकल चीज है ना वो सब। हाँ, आप कंटिन्यू। इसमें मेनली आपको ना ये सारी जितने एक्ट सब देखोगे ना, एनवायरमेंट एक्ट चाहो, एयर एक्ट देख लो या फिर वाटर एक्ट, तो इसमें आपको मेनली ऐसे प्रोविजंस देखने हैं। मतलब से ये एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गवर्नमेंट को कौन से सेक्शन से पावर मिलती है कि जैसे एनवायरमेंट एक्ट है तो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए आप लॉ बनाए, तो आपको वो सेक्शन देखना पड़ेगा सब। और फिर आप ऐसे प्रोविजंस देख सकते हैं, जैसे अगर किसी भी एक्ट में कोई ऐसा प्रोविजन है कि इससे मैक्सिमम लिमिट है ये पॉल्यूटेंट का, तो आप वो वैसे क्वेश्चंस आते हैं। आपका जो मतलब क्वेश्चन पेपर में है, या तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, मैच द फॉलोइंग्स हो सकते हैं, या फिर आपसे मतलब 3-4 स्टेटमेंट्स दिए होंगे, उसमें से आपको बताना पड़ेगा कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है और कौन इनकरेक्ट है। तो ज्यादा डिटेल में नहीं है, पर ऊपर से हर एक्ट को आप जो देख लीजिएगा कि कौन से प्रोविजन जो है गवर्नमेंट को पावर देती है टू मेक लॉज रिलेटिंग टू दिस। डायरेक्ट चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड्स किसमें, स्टेट बोर्ड्स में करते हैं एयर एक्ट में। जैसे सेक्शन 5 है तो वो सीधा पूछेगा कि कौन सा है, या फिर ये सेक्शन किससे डील करता है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, वो ये फैक्चुअल जो अभी बता रही है उस हिसाब से चलना है। उसके बाद कुछ रिनोल्ड अथॉरिटीज जो रिपोर्ट्स डालते हैं, उस रिपोर्ट्स में भी डिटेल में जाना, बस एक बार देख लेना। और इसके बाद एक क्वेश्चन आया था एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का, ठीक है, प्रीवियस ईयर में। तो ये मतलब ये टूल है एक्चुअली, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज करती है कि जैसे कोई भी एक्टिविटी है, जैसे कोई हमने कोई मतलब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट की, तो उस मतलब वो बेसिकली करता क्या है कि उससे हम एस्टिमेट करते हैं कि इसका एनवायरमेंट पे क्या असर पड़ता है। तो ये बेसिकली पूछ लिया गया था पिछले साल। और एयर एक्ट नेक्स्ट एक्ट है, एयर एक्ट 1981। तो इसमें भी जैसे मैंने आपको बताया कि आपको वही देखना है कि कौन से प्रोविजंस हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट को पावर मिलती है, एजेंसीज, गवर्नमेंट स्कीम्स, और मतलब कोई एयर पॉल्यूटेंट है तो उसका कंसेंट्रेशन कितना होता है, इससे ज्यादा होता है तो वो डेंजरस हो जाता है। और आपको जब मेनली देखना है ना, मतलब कोई भी चीज आपको देखना है तो इससे रिलेटेड आर्टिकल, मतलब सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल है कि नहीं। जैसे कि एक आर्टिकल है 49A
जो कि DPSP में है, तो वो बताता है। और 59A क्लॉज जी जो फंडामेंटल ड्यूटी है, और ये दोनों बात करते हैं ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। तो आप इन दोनों आर्टिकल्स को आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद वाटर एक्ट है, तो इसमें मैंने आपको बता ही दिया कि इन सब एक्ट्स में बेसिकली यही करना है कि क्यों बनाया गया है, ये देख लेना, कमेंसमेंट देख लेना, गवर्नमेंट के पावर्स, एजेंसीज, ये सब, और कोई स्कीम हो तो। अब नेक्स्ट एक्ट है जिससे मतलब 2019 में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वह है मोटर व्हीकल एक्ट 1988। तो ये कब बना था, और इसमें एक रीसेंट अमेंडमेंट भी हुई है, उसका ईयर क्या है ये देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है। और इसके बाद आप ऐसे प्रोविजंस देख सकते हैं जो मतलब इस आगे एंड वाले चैप्टर्स में प्रोविजंस दिए हुए हैं कि ऑफेंसेस से रिलेटेड, वो ऑफेंसेस को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस को एक्सप्लेन करते हैं। तो आप उन्हें ऊपर से देख सकते हैं कि कौन कौन सा प्रोविजन जो है किस ऑफेंस के बारे में बात करता है। जैसे ड्राइविंग डेंजरसली हो गया, ड्रंक ड्राइविंग हो गया, पेनल्टी हो गई, और पेनल्टीज की भी बात की गई है। उसके बाद सेक्शन 3-4 जो है वो आपका बात करता है ड्राइविंग लाइसेंस की, बात करता है कि उसकी क्या कंडीशंस है। उसके बाद वाले कुछ सेक्शंस है जो लर्नर लाइसेंस की बताते हैं, मतलब उसमें क्या कंडीशन आप फुलफिल करोगे तभी आपको एक ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा या लर्नर्स लाइसेंस मिलेगा, एज लिमिट क्या है, ये सब कुछ पूछ लेंगे। इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट के लिए मतलब फाइंड आउट करने के लिए या फिर मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं। इसके बाद लाइसेंस रिन्यू होता है, तो जैसे आई थिंक सेक्शन 15 है, उसमें क्या कंडीशन फुलफिल होते हैं तभी लाइसेंस रिन्यू होता है। तो ये सब आप देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आपसे कभी रोड एक्सीडेंट हो गया तो उसके बाद आपकी क्या ड्यूटी बनती है एज अ ड्राइवर, वो भी मतलब दिया हुआ है इस सेक्शन में, इस एक्ट में, अब वो देख लीजिएगा। उसके बाद कंपेंसेशन की बात करती है। इसके सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत सारे जजमेंट्स हैं जो है एक्चुअली जो इन विक्टिम्स होते हैं, जो विक्टिम्स होते हैं ऑफ दिस एक्सीडेंट्स, उनके फेवर में है, मतलब उन्हें स्पीडी ट्रीटमेंट देने के लिए। जैसे परमानंद कतरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 1989 का है। और आप मतलब बेसिकली कंसेप्ट है गोल्डन आवर का, कि जैसे एक्सीडेंट हुआ उसके 60 मिनट्स तक मतलब ऐसे बिलीव किया जाता है कि अगर उस टाइम पे किसी इंसान को मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाए तो उसकी जो इंजरी है वो मतलब उसे कम सिवियर हो सकती है, उसकी लाइफ जो मतलब उसे बचाया भी जा सकता है। तो इसी जजमेंट में ये कहा गया है कि मतलब जैसे अगर कोई विक्टिम आपका हॉस्पिटल में आता है जो ऐसे रोड एक्सीडेंट का विक्टिम है, तो सबसे पहले ये क्रिमिनल लॉ जो प्रोसीजर है ये बाद में भी होंगी। इवन आपका बहुत सारे केसेस में होता है कि लाइफ इंश्योरेंस या कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस जो भी लिया होता है वो इसे कवर नहीं कर रही है बाय चांस, तो वो आपका ये है कि वो सब बात की बात है, पहले इंसान को फर्स्ट मेडिकल ट्रीटमेंट देना चाहिए। और सेक्शन 162 जो है वो गोल्डन आवर की बात करती है। भाई गोल्डन आवर पिछले साल आया है तो आप एक बार देख लेना। और सेक्शन 162 यही बात करती है कि कोई भी लॉ इंश्योरेंस मतलब जितने मेडिकल इंश्योरेंस है या फिर कोई भी अदर लॉ है जो इंडिया में फोर्स में है, उन सब की इररिस्पेक्टिव ऑफ दोज लॉज, अगर कोई विक्टिम आता है आपके हॉस्पिटल में तो आप उसे ट्रीटमेंट के लिए डिनाई नहीं कर सकते, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उसका जो मेडिकल इंश्योरेंस का जो भी है वो कवर करता है कि नहीं करता। इवन गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट जो कुछ स्कीम्स बनाते हैं कि फॉर कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट कि उसमें आपको पैसे नहीं लगेंगे उन दैट 60 मिनट्स। एंड हाँ, सेक्शन 140 वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि कंपेंसेशन की बात करता है कि अगर आपसे मतलब आपके रोड एक्सीडेंट में आपसे दूसरे पर्सन की डेथ हो गई, या तो मतलब व्हीकल ऑनर होगा या फिर इंश्योरेंस कंपनी जो भी है वो डेथ होगा, तो मतलब कितना कंपनसेशन देना पड़ेगा, ग्रीवियस इंजरी है तो कितना कंपनसेशन देना पड़ेगा, इन सब चीज़ों की मतलब बात हुई है। तो एक एक करके मैं सारे एक्ट्स डिस्कस कर दिए हैं, जो जो इम्पोर्टेंट सेक्शन थे आप उन्हें देख लीजिएगा। और लास्ट नॉट लीस्ट, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। किसी को कोई डाउट? हाँ पूछिए, डाउट पूछिए। स्क्रीन शेयर हटा लीजिए। ओके, हटा दिया। इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा? 1 आवर होता है। और नंबर ऑफ इसमें लिखा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। हेलो
हाँ जी हेलो। जनरली 60 होते हैं, या तो 45 होंगे या 60 होंगे क्वेश्चन। मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस यस। हाँ जी। और क्वेश्चन पूछिए, पहले आप क्वेश्चन और डाउट पूछ लेते हैं और भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। सर ये पासिंग मार्क्स कितना रहता है? पासिंग मार्क्स डिपेंड करता है, देखो 60 है ना, तो एक बार मैंने देखा था रिजल्ट में 29 16 में शायद, और लास्ट ईयर था 32, और मेरे बहुत सारे 3-4-5 फ्रेंड्स 32 पे नहीं 32 पे अटक गए, और जिनके 32 से ऊपर थे उनका हो गया 16 ये में जो से। अच्छा हिमांशु आप बोल लीजिए। तो इसमें क्या है कि 32 आउट ऑफ 45। वो जो 32 कट ऑफ थी ना, वो 60 क्वेश्चन में थी। एक और बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोई क्वेश्चन छोड़ के मत आना। तुक्का चाहे कुछ ना समझ में आ रहा है तो कुछ ना कुछ मार के आना। अगर कुछ भी नहीं आ रहा है, पहले तो लॉजिक लगाना जरूरी है। अगर लॉजिक नहीं लग रहा है, आप ट्राई करो लॉजिक लगाना। अगर नहीं लग रहा है, फिर भी कुछ करके आओ। दूसरी बात, आप सबसे बड़ी गलती एमसीक्यू में क्या करते हैं कि क्वेश्चन देखते हैं, उसमें पहला देखते हैं ऑप्शन, दूसरा देखते हैं ऑप्शन, आपको दूसरा लग जाता है कि हाँ ये होगा आंसर, और आप करके नेक्स्ट में चले जाते हैं। दिस इज रॉन्ग। आपको रिलेटेड चीज से लुभा के वहीं में अटका देंगे, और नीचे सी वाला आंसर होगा, डी वाला आंसर होगा। जब तक आप चारों क्वेश्चन को देख के एलिमिनेट नहीं कर देते, तीन को काट नहीं देते, या तो मन से काटो, नहीं तो आप मार्क कर दो सीधा। आप ये मत करो कि पहला क्वेश्चन हाँ ये होगा आंसर और सीधा चलती है। पता चला कि आर्टिकल 17 में था वो अनटचेबिलिटी, और आप 18 में कराया, आपको 18 में याद आ रहा था। तो पहले डेटा पे ध्यान देना। हाँ बोलो। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जो लोग पूछ रहे हैं कि क्या मतलब क्राइटेरिया कि आप पीएलबी बन जाइएगा, तो वो हर साल ना अलग अलग होता है। और पिछले साल मतलब हाँ अराउंड 33 ही था, और अभी मतलब किसी ने पूछा है कि पास्ट ईयर से क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि नहीं, तो हमारे टाइम हुआ था 2019 का क्वेश्चन पेपर था, और तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए। बेसिकली दैट डिपेंड्स ऑन द टीचर, और वो 4-5 टीचर तो कोई एक टीचर के हाथ में नहीं होता, किसी बच्चों के हाथ में नहीं होता सेट करना। तो हम भी नहीं बताते, हम ये बताते कि मेरे हिसाब से स्ट्रीम में अगर आएगा ना, तो कट ऑफ कम से कम मिनिमम 29 जाएगी, मैक्सिमम जाएगी 32। और आप अटेम्प्ट कर रहे हैं सारी क्वेश्चन। हाँ बोलिए। सर पेपर कितनी देर का होता है? पेपर हमारे टाइम पे 1 घंटे का था। अब वो जो एलएएस बताएगा उसके हिसाब से चलेगा। वी आर नॉट ऑथराइज्ड टू कंफर्म दैट, बट हमारे हिसाब से 1 घंटे का ही होगा, और उसके हिसाब से चलेगा। हम बस आपकी हेल्प करना चाहते हैं, ताकि जैसे हमें फर्स्ट ईयर में नहीं बताता था कि इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। मैं तो लिटरली तुक्के में गया था, मेरी करंट अफेयर थी अच्छी। करंट अफेयर भी अच्छी होगी जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, या फिर डेली न्यूज़पेपर पढ़ता है, हिंदू पढ़ता है, तो वो लेवरेज दे जाएगा। क्योंकि करंट अफेयर में मान लो 15 क्वेश्चन आ गए, और कट ऑफ है सीधा 33 नंबर की, तो 50% क्वेश्चन तो 10 क्वेश्चन भी ठीक कर देगा करंट अफेयर पे, तो हो गया उसका। बाकी तो कर ही लेंगे ना। अब लीगल सर्विस अथॉरिटी सब पढ़ेंगे, ऐसा थोड़ी कि आप भी पढ़ के जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना। करंट अफेयर भी आएंगे। हाँ करंट अफेयर जनरल नॉलेज में मेरे साथ करंट अफेयर भी आते हैं। हमारे टाइम में आए थे, इसलिए आई एम कंफर्मिंग दैट कि आते हैं। और करंट अफेयर प्रीवियस 6 मंथ का? हाँ नहीं ऐसा कुछ फिक्स नहीं है यार। जैसे मैंने बताया लास्ट ईयर जल शक्ति मिशन की लॉन्चिंग ईयर पूछ लिया था, जो की थी 2019, तो इसमें कोई फिक्स वो नहीं है। आजकल बहुत ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल बहुत चर्चे में है, या फिर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का जो मतलब बन रहा है, जो बिल है वो भी बहुत चर्चे में है। तो आप थोड़ा उससे रिलेटेड देख सकते हैं, आर्टिकल्स देख सकते हैं, या फिर कुछ न्यूज आप देख सकते हैं। मतलब जो करंट में है ना, वो थोड़ा आप देखने की कोशिश करेंगे तो मतलब एग्जामिनर भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाता है। राइट। तो मैंने भी कुछ पॉइंट उस पे करे थे जो अमीशा ने डिस्कस करे। अगर कुछ इम्पोर्टेंट लगता है तो मैं इसमें ये तो ज्यादा डिटेल में मत जाइएगा प्रोविजन की, आप सेक्शन नंबर याद रखिए। जैसे सर ये पीडीएफ आप सेंड करेंगे ग्रुप में?
हाँ जी, हम सेंड कर देंगे, ग्रुप पे सेंड कर देंगे। जैसे पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में, तो पावर क्या क्या है, किस सेक्शन में है, इससे रिलेटेड आप देख लीजिएगा। सेक्शन नोट करो उसका सबसे पहले। डायरेक्ट आपसे ये नहीं पूछेगा कि वो क्या क्या पावर्स है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर नहीं, ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें क्या पूछ लेगा कि सीधा सेक्शन बता दो कि पावर्स किसमें लिखी है। ऐसे सेक्शन 2 है, इसके अंदर बहुत सारी वो हैंडलिंग के बारे में लिखा हुआ है, हैंडलिंग क्या चीज होती है, हजार्डस सब्सटेंस के बारे में लिखा हुआ है। तो उसका सब क्लॉज पूछ सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि पूछेगा ही पूछेगा, पर ये चीजें जो कि स्पेसिफिकली एनवायरनमेंट से रिलेटेड बात कर रही है, जैसे एनवायरनमेंट पॉल्यूशन की डेफिनेशन है, वो किस सब क्लॉज में है उसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ये सेक्शंस हैं। अब ये सेक्शंस के साथ मैंने सीधा वो लिखे हैं, क्या ये मार्जिनल नोट लिखे हैं, पावर्स टू अपॉइंट ऑफिसर्स। तो आप शॉर्टकट में समरी में लिख लीजिए सेक्शन 4 अपॉइंट, सेक्शन 5 डायरेक्शंस देने के बारे में, पावर टू गिव डायरेक्शन, सेक्शन 6 रूल्स टू रेगुलेट। तो जैसे मैंने रेड कर रखा है ना, आप वो हर चीज को शॉर्टन करके नोट्स बनाएंगे ना। जैसे ऑफेंसिव बाय कंपनीज डील करता है सेक्शन 16 में, तो कंपनीज लिख दीजिए सेक्शन 16 कंपनीज, और लास्ट में उसको देखते चले जाइए, मे बी इसमें से कुछ हिट कर जाए। डायरेक्टली मार्जिनल नोट से आने के बहुत चांस रहते हैं। और आर्टिकल 253 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एनैक्टमेंट ऑफ लेजिस्लेशन फॉर इफेक्ट ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। इंटरनेशनल एग्रीमेंट वो रिलेटेड टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में पावर देता है 253। ऐसे 48A of Article Constitution specify that states shall endeavor to protect and improve environment। ये DPSP है। DPSP इन्फोर्सेबल नहीं है, बट ये हमारी गवर्नमेंट को डायरेक्शन देती है कि हम आगे जाके किस डायरेक्शन में अपने वो सरकार और अपनी कंट्री को ले जाएं। ये किसी भी कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है। तो इसके बारे में इम्प्रूव एनवायरमेंट के बारे में 48A में लिखा है। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आप पढ़ जाओगे मान लो, पर आपने 48A नहीं पढ़ा, सीधा ही पूछ लिया 48 ये चीज किसमें डिस्कस है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सीधा आर्टिकल 48A में 51 फर्दर प्रोवाइड दैट एवरी सिटीजन शैल प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। अब देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है, और आप सिर्फ एक्ट पढ़ के चले गए। तो जो चीजें एक्ट में है उससे रिलेटेड कोरिलेट करो जो कॉन्स्टिट्यूशन में है। कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल को भी इंक्लूड करो, प्लस ये भी इंक्लूड करो स्पेशली एनवायरनमेंट से कौन सा डील करता है, लीगल सर्विस से कौन सा डील करता है, ये सब ऐसे लीगल सर्विसेज वाला जो अमीशा ने डिस्कस किया। और मैं एक आध एक्ट और डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, मैंने एक्ट की PDF वो सेंड कर दिया हमने वहाँ पे ग्रुप पे। जैसे ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, डेफिनेशन में है एडवर्टाइजमेंट की डेफिनेशन पहले क्लॉज में, ऑडियो विजुअल publicity, representation, means of light, by means of light, smoke, gas, print और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब इनमें आपको ऑप्शन दे दिया कि इनमें से कौन सा नहीं है, और आपको लगेगा कि गैस क्या होता है तो मतलब ये कैसे भी, जैसे हम वो नियॉन लाइट लगाते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो वो लाइट के थ्रू हो गया, या फिर वो गैस ट्यूब होती है। समझ में आ रहा है आपको? हेलो यस हाँ जी। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, मतलब अभी तक इससे रिलेटेड? हेलो सर, ये जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसी से ना? आपने कौन सा एक्ट पढ़ा है फर्स्ट सेमेस्टर में? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा है ना थोड़ा सा टॉट में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट टॉट में पढ़ा है, मेरे को याद नहीं। हमेशा पढ़ा था क्या? हाँ, हमारे टाइम में वो हट गया था ना। हट गया था क्या? टाइम की वजह से। आप लोगों ने पढ़ा है क्या? कोई बात नहीं ना, जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस है वही तो थोड़े बहुत। हाँ, वो वही चीज, जैसे एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी है इसमें, तो ये पूछ लेगा लेबोरेटरी इसमें है, रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सब कुछ नहीं पढ़ना है। अब जैसे हमने आपको ना 2019 का PYQ दिया हुआ है, तो आप उसमें ना पीछे जाकर आप देख सकते हो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड कुछ सेक्शंस है, तो आपको एक टॉपिक का आइडिया हो जाएगा कि इस टॉपिक से आपका आता है। मे बी वो उससे डायरेक्टली वैसे क्वेश्चन नहीं आएगा, पर जैसे किसी एक टॉपिक पे आ गया
कि मतलब कंज्यूमर क्या है, कि मतलब कंज्यूमर की डेफिनेशन क्या है, तो आप उस पूरा डेफिनेशन आप देख सकते हो, उससे रिलेटेड चीजें देख सकते हो। तो आप ऐसे होलिस्टिकली पढ़ोगे तो आपका फायदा होगा। स्मार्ट स्टडी करनी है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। अब जैसे आपने अथॉरिटी के बारे में डेफिनेशन याद कर ली है, वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का, तो अथॉरिटी ज्यादा रिलेटेड नहीं है। इन्वायरमेंट में पॉल्यूटेंट से रिलेटेड डेफिनेशन क्या है वो सब पढ़ो। जो चीज आपका इंस्टिंक्ट जो बोलता है ना, आपका अंदर का जो वो मन जो बोलता है कि ये आएगा ये नहीं आएगा, वो थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए। वो टाइम के साथ हो जाएगा, अगर नहीं हो रहा है हो जाता है। जैसे कंप्लेंट के बारे में कि कंज्यूमर होना चाहिए, एनी वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर्ड, कौन कौन कंप्लेंट कर सकता है। कंप्लेंट मीन्स ये है, पूरी डेफिनेशन है। इसमें जो जो चीजें मैंने मार्क करी हुई है, तो मतलब ये वो पूछ लेगा कि कंज्यूमर में कौन नहीं आता, 4 चीजें पूछ लेगा। तो जब तक आपने ये पढ़ के नहीं समझा होगा ना, रिगार्डलेस कि आपको पूरा सेक्शन याद है कि नहीं, वो मैटर नहीं करता। आपने सेक्शन समझ लिया, आपको ये समझ में आ गया कि ये लोग कंज्यूमर होते हैं, और सीधा ऑप्शन आएगा तो आप सीधा आंसर कर दोगे। ऐसे नहीं आएगा डायरेक्ट पूरा एक्ट का वो सेक्शन आ गया। हाँ जी, किसी का क्वेश्चन है? हैंड रेज है। अच्छा, then जायसवाल और हर्ष वर्मा ने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ जी, बोलिए अगर क्वेश्चन हो तो। अच्छा, कंज्यूमर जीके की होगी वो लीगल डोमेन में ही कॉन्स्टेंट होगी ना, या फिर उससे बाहर भी? लीगल डोमेन मतलब आप दोबारा रिपीट करिए कुछ। लीगल जीके होगी या नहीं, ओपन जीके होती है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जीके इज वेरी वास्ट। वो आपकी प्रीवियस नॉलेज में बहुत फर्क पड़ता है कि अगर आपने पहले हिस्ट्री से बीए करी हुई और हिस्ट्री को क्वेश्चन आ गए तो आप प्लस पॉइंट में है, या फिर पॉलिटी से किसी ने करी हुई है ऑनर्स में, तो सब लोग सेम लेवल पे नहीं होते। आपको लगता है कि बंदे ने कुछ नहीं पढ़ा, बट बंदा पहले से बहुत कुछ पढ़ के आया है। तो ये मत सोचिए कि मेरा नहीं होगा, मैंने पढ़ा नहीं है, अगर 3 दिन में होगा कि नहीं। वो एट द टाइम आप गेस वर्क कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है। तो टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? मेरे हिसाब से 60 होने चाहिए, बाकी जैसा वो लोग तैयार करेंगे वैसे ही होगा। मैं कोई नंबर कंफर्म नहीं करूंगा यहाँ पे। सब सिस्टम पे हुआ है मतलब ऑफलाइन? हमारे टाइम पे ऑफलाइन हुआ था, और ऑफलाइन ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। जनरल नॉलेज जैसे है सबके, मतलब जैसे लीगल एग्जाम है, पीएलबी का है, हाँ, जनरल नॉलेज आती है। गांधी होनी चाहिए, बुक लिखी थी, ये एसोसिएशन किसकी थी, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आ गया था कि ये शायद बुक के बारे में आया था कुछ। आप पीवाईक्यू देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। जनरल जीके के अंदर जरूरी नहीं लीगल ही आए, क्योंकि लीगल तो सब कुछ पूछ रहे हैं ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन से भी पूछ लेंगे, वो भी जीके है। फिर नॉर्मल भी तो कुछ पूछेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड। मेनली बात ये है ना कि ये ऐसी सर्विस है जिसमें आप एक्टिव होने चाहिए। तो एक्टिव कौन होता है? जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ता है। अब जो डेली हिंदू पढ़ेगा उसके लिए करंट अफेयर्स कैरी ऑन करना इजी हो जाएगा। जैसे यूक्रेन क्राइसिस चल रहा था, तो मेरे लिए स्पेसिफिकली इजी हो गया था। 3-4 क्वेश्चन उस पे थे, किस एरिया में है, किस एरिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें 2-3 नाम थे। तो वो मैं डेली पेपर पढ़ता था, उससे मुझे प्लस पॉइंट मिल गया। तो वो सब चीजें हैं। और आप एक्सपेक्ट मत करिए कि आपका हो जाएगा या फिर नहीं होगा, दोनों में से कुछ एक्सपेक्ट मत करिए। बस आप अच्छे से पेपर दे के आइए, यही मतलब मैं कहूँगा। पहले से कुछ प्रिजुडाइज मत रखिए। कंज्यूमर डिस्प्यूट किसमें? सेक्शन वो ये इसके सबसेक्शन 8 में है, डेफिनेशन क्लॉज के। ऐसे मैंने मार्क करे हुए ना, ये डिफेक्ट किसमें है। तो देख रहे हो, मैं सीधा वही मार्क कर रहा हूँ जो चीजें स्पेसिफिकली चीजें होती हैं और डायरेक्टली पूछी जाती हैं। एंसिलरी और अनरिलेटेड चीजें नहीं पूछेंगे। डायरेक्ट जनरल किसमें है, ये शायद नहीं भी आ सकता। डिस्ट्रिक्ट कमीशन किसमें ये आ सकता है। तो कुछ फिक्स नहीं होता इसका, बहुत वास्ट एक्ट होते हैं ये। तो इसके बारे में आप ज्यादा बॉदर ना करें, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें, जितना गो थ्रू करेंगे उतना वो रिटेन कर जाएगा मेमोरी में। और ट्राई करेंगे जो इम्पोर्टेंट वो आप सेक्शंस मार्क करेंगे उसको अलग से लिख लीजिए, उसके मार्जिन नोट को मतलब हेडिंग को शॉर्ट में लिख लीजिए, ताकि आपको वो बस याद रखने के लिए हो जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो यस सर।
हाँ जी। तो अभी जैसे सॉलिड वेस्ट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट है, इसमें टेक्निकल टर्म्स ज्यादा है, मैंने देखे थे। जैसे इसमें है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, इसमें डायरेक्ट पूछ लेगा डेफिनेशन क्लॉज के किस सब क्लॉज में है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, या फिर उसकी डेफिनेशन में से कुछ कीवर्ड्स उठा के पूछ लेगा पीवाईक्यू में। बफर जोन किसमें है डायरेक्ट पूछ सकता है। तो बायलॉज नहीं पूछेगा, बायलॉज तो बहुत चीजें होती हैं, बायलॉज क्या होते हैं, हर एक्ट में बायलॉज होते हैं, तो मेरे साथ बायलॉज कभी नहीं पूछेगा इससे। तो जो स्पेशल बेयर एक्ट में जनरल वो टर्म्स हैं, वो these are less likely to be asked in any exam. I'm not talking about this exam only. जैसे स्पेशल प्रोविजन का एक्ट है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड टर्म्स ही आप याद करेंगे तो आपके वो हिट वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब आप सही उसको कर पाएंगे। ऐसे ही कंबस्टिबल वेस्ट है, कंबस्टिबल वेस्ट की डेफिनेशन इसमें है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। कंपोजिटिंग कॉन्ट्रैक्टर की नहीं आई, कॉन्ट्रैक्टर इज अ जनरल टर्म। आप समझ पा रहे हैं मेरा मतलब लॉजिक का मीनिंग क्या है कि स्पेशल एक्ट है तो जनरल क्या, मतलब जैसे सब्जेक्ट्स हैं जितने भी जैसे सिलेबस में हैं, वो इंडेक्स पढ़ने हैं या फिर सबके सिर्फ एक जनरल लेना है सबका, ऐसा? नहीं। जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट है, अब उसमें कॉन्ट्रैक्टर की डेफिनेशन मेरे को नहीं लगता पूछी जाएगी, इससे ज्यादा लाइकली है कि कंबस्टिबल वेस्ट के बारे में क्या जाएगा नहीं जाएगा वो नहीं, उसको कितना जैसे कवर करना है कि उसके बारे में सारी इन्फो सारे रूल्स जैसे उसमें हैं ऐसे करके वो, या फिर एक जनरल ओवरव्यू ले लिया हर सब्जेक्ट का ऐसे? जनरल ओवरव्यू ये है कि जैसे हाँ बोलिए। जनरल ओवरव्यू ही लेना आपको मेनली ना हर एक्ट में, जो आप भी देखेंगे कि मतलब जो एयर एक्ट जो भी है, एक तो इनैक्टमेंट मतलब कब वो कमेंस हुआ, कब वो इनैक्ट हुआ, वो देख लीजिए। हाँ, वो तो मैं समझ कुछ अमेंडमेंट है तो मैंने आपको बताया ना, वो अमेंडमेंट देख लीजिए। फिर उसके गवर्नमेंट को कौन सी पावर मिलती है ये देख लीजिए। कुछ डेफिनेशंस है सेक्शन 2 में ही आपको मिल जाएगी, वो देख लीजिए। और कुछ पॉल्यूटेंट से रिलेटेड है वो देख लीजिए। मतलब ओवरव्यू है, ज्यादा कुछ नहीं। एजेंसी आप एक बार आप एक दिन बैठेंगे ना तो आप देख लेंगे एजेंसीज कितना है, 5-10 मिनट लगा के वही आप रिपीट कर देंगे। कमीशन है तो कमीशन में कौन कौन बैठता है। तो बस ये है कि हम आपको स्ट्रेटजी बता रहे हैं कि किसी भी एग्जाम की ये इस एग्जाम के लिए भी नहीं है, मतलब डायरेक्टली अगर जैसे स्पेशल एक्ट है तो स्पेशल चीजें ढूंढो उससे रिलेटेड। अब कोई अथॉरिटी के बारे में नहीं पूछेगा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया वो जुवेनाइल जस्टिस में, रेदर देन वो चाइल्ड लॉ के बारे में पूछेगा। तो ये सब चीजें। और कोई क्वेश्चन आपका? मैं बताना चाहूंगी जुवेनाइल जस्टिस में ना एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर या पता नहीं कब, उसमें ये था कि जुवेनाइल को जब मतलब अरेस्ट करते हैं ना तो वो मतलब अरेस्ट करके रखते कहाँ पे हैं। तो ये आप एक्ट में देखिएगा कि उसे रखते कहाँ पे हैं और अरेस्ट कौन करता है, पुलिस करता है, ये कौन करता है, और यही सब। अब ये चीज स्पेशल मतलब जो हिमांशु ने कहा कि स्पेशल चीजें क्या हैं, ये थोड़ा थोड़ा आप देखिएगा। मतलब ये आपको ना ऊपर से ही देखने में मिल जाएगा, थोड़ा ऊपर से देखेंगे ना तो आपको मिल जाएगा। तो प्रीवियस ईयर 2019 का ही कोई और भी आपके पास? हमारे पास एसोसिएशन ग्रुप पे यही हो रहा है तो ये कोई और मिलेगा तो विल शेयर। और एक्ट हमने शेयर कर दिए, अगर एक्ट नहीं पहुंचे किसी के पास तो हम दोबारा शेयर कर देंगे। वो तो सीधी बात है, वो तो गूगल से हमने डाउनलोड करे हैं, आपकी सहूलियत से हमने डाउनलोड करके वो सेंड कर दिए। अगर नहीं मिल रहा तो आप गूगल करिए, आपको मिल जाएगा वो एक्ट स्पेसिफिकली। हम कहीं वो जादू मंत्र से नहीं लेके आए। और दूसरी बात ये रही कि कॉमन चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में है, प्रिविलेज पावर होती हैं इनकी एमपी की, किस सेक्शन वो किस आर्टिकल में है, क्या बोलते हैं उससे, प्रिविलेज पावर बोलते क्या बोलते हैं, भूल गया। एक क्वेश्चन और था कि जैसे सीए की बात कही आपने कि सीए होगा तो करंट अफेयर का मतलब कैसा होगा, पूरा साल भर का या 6 महीना या फिर पिछले 2-3 महीने? वो भाई वो मैं फिक्स तो कोई नहीं बता सकता, वो एग्जामिनर के माइंड के ऊपर है। नहीं फिर भी एक पीरियड होगा ना कि मतलब इस एग्जाम में आई थिंक देयर इज नो पीरियड, 1 साल 1.5 साल तक भी आ सकता है। अब मैं आपको कह दूं कि लास्ट 3 मंथ का कर दो तो दूसरी बात ये एसएससी टाइप का एग्जाम है ना, ये स्पेशली लॉ से रिलेटेड है, स्पेशली कुछ टीचर्स बैठ के बना रहे हैं। हाँ जी, क्या बोली? मैं भी यही कह रहा था एक्चुअली पहले कि लीगल टाइप का एग्जाम है ना,
हाँ लीगल का है, पर जीके किसी भी उससे आ सकती है, सीधा बायो से कुछ पूछ लेंगे इनमें से कौन सा वायरस नहीं है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। कोविड-19 का था, जो कोविड वायरस है, साथ में वो दे दिया था ये टिटनस वाला शायद दिया था, टिटनस। एक बात मैं बोलूंगी, देखो आप जो इम्पोर्टेंट न्यूज होती है ना वो न्यूज़पेपर में या कोई भी आप जैसे वो कोई भी आप यूट्यूब चैनल भी करोगे तो जो इम्पोर्टेंट न्यूज है ना वो बार बार रिपीट होती है। तो आप कोई भी एक यूट्यूब चैनल देखो या फिर मतलब जो भी आते हैं गूगल पे जितने भी आती हैं जीके के लिए, तो उसमें रिपीट होंगी, तब वो देख लोगे तो आपके बहुत ज्यादा हो जाएंगे करंट अफेयर्स। जी आप गूगल करिए दिस ईयर कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स लागू हुई है रिसेंटली, जैसे अभी मैंने दिया कि इस ईयर कर लो, पर इंद्रधनुष करके एक स्कीम निकली थी, इंद्रधनुष थी क्या थी, वो वैक्सीनेशन के ऊपर थी, वो लास्ट ईयर निकली थी। ऐसे ही वो निकलती रहती है, एक है इंद्रधनुष से रिलेटेड कुछ नाम है, वो हर 10-15 साल में रिवाइव होके नए नाम से आती है, वैक्सीनेशन से रिलेटेड थी, वो 1980 में भी आई थी। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बस आप स्मार्ट स्टडी करिए और एलिमिनेशन टेक्निक अपनाइए। आप क्वेश्चन पढ़िए और पहला ऑप्शन कर दीजिएगा, ऐसा नहीं करना है। अगर पहला ऑप्शन करेंगे तो लास्ट के 3 ऑप्शन देखिए पहले, और कुछ नहीं समझ में आ रहा तो अपना थोड़ा सा लॉजिकल दिमाग लगाइए, बाकी कुछ नहीं है। जो वो तो फिर उनके हाथ में कैसा पेपर आएगा क्या आएगा उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हम बेसिकली पैटर्न के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे कि लास्ट ईयर पैटर्न कैसा था और किस टाइप की स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपका, बेसिक वो लॉजिकल माइंड लगा थोड़ा स्मार्ट स्टडी करके। एक्ट है तो सब कुछ मत पढ़िएगा। और कोई क्वेश्चन है आपका? इसमें सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा? मींस कट ऑफ बेस है या जनरली कट ऑफ बेस कट ऑफ बेस आता है 60 नंबर का है तो 32-33 नंबर का आ सकता है मे बी। मैक्सिमम कितने स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं इसमें, मतलब हो सकते हैं? लास्ट ईयर 112 हुए थे मेरे हिसाब से, अब इस ईयर का पता नहीं कितने होंगे, 100 के आसपास हो जाते हैं। पर आप देखिएगा ना कि कितनों ने वो फॉर्म भरा होगा, 500-600 लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें से कुछ लोग अटेम्प्ट नहीं करने आते हैं, वो सब होता है। वो सब तो पेपर देने के बाद की बात है। एक कुछ बंदों के डाउट्स आ रहे थे अजीब टाइप के कि छुट्टी मिल जाती है क्या पीएलबी की वो ड्यूटी करने के लिए। पहले आप पीएलबी बन जाइए, बाद में इस टाइप डाउट लाइएगा, और वो सब आपको ट्रेनिंग में बताएंगे। जो एलएएस वाले ना वही बताएंगे, वो ट्रेनिंग होगी आपकी, मेरी भी ट्रेनिंग दोबारा होगी। तो बेसिकली ये तो एग्जाम से रिलेटेड था कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, और बाकी ठीक है। और कोई क्वेश्चन डाउट? सर इसमें एक सेंटर से 112 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। लास्ट ईयर LC2 से लास्ट ईयर 112 के आसपास हुए थे, इस साल का पता नहीं है कितना। सर जैसे आई एम फ्रॉम LC1, तो LC1 से लगभग कितने आसपास सेलेक्ट हुए होंगे? नहीं, आई हैव नो आइडिया अबाउट LC1। ओके, आपका सिलेबस भी सिमिलर होता है क्या? होता ही होगा शायद। सबका सिमिलर होगा, बस थोड़ा बहुत। राइट। और कोई डाउट किसी का इसके रिगार्डिंग? फिर एंड करते हैं। ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करके अपना बेस्ट दीजिएगा, अटेम्प्ट। ठीक है, पीएलबी सिलेक्ट हो गया तो सारे साल के लिए, मतलब हर साल के लिए क्या? ये वही नम्रता पूछ रही थी कि अब पीएलबी सिलेक्ट हो गए तो वो 3 सालों के लिए होंगे, तो वही है। हाँ, 3 सालों के लिए। हाँ, एक बार हो जाता है तो 1 साल का निकल गया, 2 सेमेस्टर निकल गए, 4 सेमेस्टर बचे। तो ये सब चीजें हैं। बाकी आपको सेशन लगाओ तो ठीक है, बढ़िया है। हमारी एफर्ट थे कि हमें लास्ट ईयर गाइडेंस कम मिली थी, तो हमने सोचा कि थोड़ा गाइड कर देते हैं। हम किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, किसी के थ्रू नहीं आ रहे हैं, हम खुद ही वो कर रहे हैं। हेलो, हाँ जी बोलिए। सर वेरी मच अप्रिशिएटेड हिमांशु। भैया लीगल करंट अफेयर का सोर्स क्या सही रहेगा?
सोर्स वो भी 3 दिन में बताना तो ठीक नहीं रहेगा, आपको जहाँ से जो बेस्ट निकल रहा है वो कर लीजिए। अब मैं एक सोर्स का नाम लूंगा तो उसके अल्टरनेट में अच्छा सोर्स मिल ही जाएगा। तो आप जिससे, हाँ जी बोलिए। मेरा सीएलसी से है तो उसका भी फॉर्म नहीं आया। हाँ तो सीएलसी से है तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। लीगल करंट अफेयर्स से रिलेटेड आप सीधा गूगल करेंगे, जैसे लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ 2023 उसके बारे में पढ़ लीजिए। फिर गवर्नमेंट स्कीम गूगल करेंगे तो आपको डायरेक्ट समरीज मिल जाएंगी कि इस साल कौन सी स्कीम्स हुई हैं और वो किससे रिलेटेड है। ज़्यादा डेप्थ में आएगा नहीं आएगा वो दैट इज क्वेश्चन अप टू देम, बट आपको गूगल पे मिल जाएगा। आप किसी सोर्स के पीछे पढ़ेंगे ना तो हर सोर्स पे हर चीज का इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है ना, मानते हैं। और उसमें सर्च करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप सर्च इंजन के थ्रू जाइए, स्मार्ट सर्च करके डायरेक्ट आप वो लिस्ट निकाल लीजिए कि कौन सी स्कीम्स हुई हैं या फिर क्या क्या हाल फिलहाल में इवेंट्स हुए हैं और ये सब चीजें। स्विफ्ट है, स्विफ्ट किसी को पता है स्विफ्ट क्या होता है? हाँ, पेमेंट सिस्टम सर। पेमेंट जो होती है ना बैंक के बीच में इंटरेक्शन करने का वो मैसेजिंग सर्विस है। जैसे बैंक का व्हाट्सएप है वो, तो पहले वो स्विफ्ट था तो रशिया को स्विफ्ट से हटा दिया गया था, तो अब इंडिया स्विफ्ट को रिप्लेस करने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म ला रहा है। इस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे स्विफ्ट का है डायरेक्ट आ जाएगा ये किससे रिलेटेड है, सीधा पूछ लेंगे। तो ये सब चीजें हैं। बाकी तो वो लक फैक्टर है, आपकी प्रीवियस नॉलेज कैसी, आप पहले प्रिपेयर कैसे करते हैं, वो सब चीजें हैं। और आप सबको ऑल द बेस्ट इसके रिगार्डिंग। ठीक है, थैंक यू भैया। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, आई एम एंडिंग द मीटिंग। ओके, बाय बाय। एक और चीज जरा, ये जो क्या थी प्रेजेंटेशन में जो ये थी स्लाइड्स, ये शेयर कर दोगे आप ग्रुप में? हाँ, आई विल शेयर। ये थोड़ी इनकम्प्लीट है, सॉरी फॉर दैट, बट जो भी है जैसा भी है, नहीं कोई नहीं, समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। कोई yes, you will have an idea. This meeting is only for the idea. Okay, भैया प्लीज शेयर द पीपीटी इन ग्रुप। I'll share definitely. Thank you, Misha. Bye.